इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट दिनों में से एक 22 जनवरी है, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज से विशेष पूजा की शुरुआत होगी। For the Ram Mandir construction, there's been elements brought in from different parts of the country. A masterpiece in every dimension. बीट सुपरस्टार रजनीकांत और मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, द ओजी ऑन स्क्रीन राम अरुण गोविल और सीता दीपिका चिकिलिया, who are expected to be a part of Lord Ram's Pran Pratishtha in Ayodhya on January 22nd. प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि पूजा है कि फिल्म फेयर अवार्ड है। लेकिन जोक्स असाइड, आई एम श्योर भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो पूछ रहे होंगे कि पूरा देश राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पीछे इतना पागल क्यों है, ये क्यों एक बड़ी बात है। तो देखिए, आज की वीडियो में इस सवाल का जो आई एम श्योर आपने पिछले एक साल में या पिछले कुछ महीनों में सुना जरूर होगा, तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राम मंदिर का बनना भारत के लिए क्यों इतनी बड़ी बात है और कैसे ये राम मंदिर भारत को एक नए एरा में ले जा रहा है। क्या है वो एरा, आइए जानते हैं। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी होने वाली है। प्राण प्रतिष्ठा को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो लिटरल मीनिंग है किसी चीज में प्राण यानी लाइफ फोर्स को डालना। ये भारत में एक सेक्रेट सेरेमनी है जिसमें जब भी किसी घर में या मंदिर में एक मूर्ति रखी जाती है तो उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिससे उस मूर्ति में प्राण डाले जाते हैं और जिस देवी देवता की वो मूर्ति है उस देवी देवता का एक एसेंस उस मूर्ति में बस जाता है और वो घर या वो मंदिर उस देवी देवता का घर बन जाता है। तो जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उसका मतलब होगा कि ऑफिशियली श्री राम वापस अपने घर में आकर बसेंगे। देखिए, ये दिन भारत के सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और जो भी पॉलिटिशियंस इलेक्शन के समय पर लोगों को कास्ट के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर, रीजन्स के बेसिस पर बांटने की कोशिश करते हैं, उनके मुंह पर भी बहुत बड़ा तमाचा है। क्योंकि आप देखिए कि राम जन्मभूमि मूवमेंट में पूरे देश के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। इस मंदिर को बनने में पूरे देश के लोगों ने कंट्रीब्यूशन भी किया है। Sculpted from pink sandstone, sourced from Rajasthan's Bansi Paharpur village. The Ram Lalla idol that we told you is by Mysuru sculptor. The doors of the Ram Mandir are by a Hyderabad-based craftsman. There's a 600 kilo bell that is from Rameshwaram Granite Slabs is being brought from Tamil Nadu and from Telangana. 101-year-old Geeta Press celebrates the inauguration of Ram Mandir by printing 10,000 copies of Ayodhya Darshan. और पूरे देश से लोग आ रहे हैं राम मंदिर में राम लला के दर्शन करने के लिए। झंडा लेकर हाथ में और कंधे पर बैग टांगे पैदल चले जा रहे थे। मैंने इनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जोधपुर से आए हैं और पैदल इन्होंने अयोध्या पहुंचने का फैसला लिया है। The inauguration of the new international airport. In fact, the first flight that took off from Delhi landed in Ayodhya today. 22 जनवरी को अयोध्या एयरपोर्ट पर लगभग 100 चार्टर्ड प्लेन लैंड करेंगे। बहुत मजा आ रहा है हमें यहाँ आके। हमें उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा बनेगा यहाँ पर। बहुत खुश हैं हम यहाँ अयोध्या आकर। 300 लोग आए हैं हम दिल्ली से। अब जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोग पूछते हैं कि भाई मंदिर ही तो है, इतनी क्या बड़ी बात है यार, क्यों मरे जा रहे हैं लोग इतना राम मंदिर के लिए। यहाँ हॉस्पिटल बनवाना था, यूनिवर्सिटी बनाना था, आपने मंदिर बनवा दिया यार। ऐसे बढ़ेगा देश आगे। पागल है तू? इतना सेंसिटिव लड़का मैंने आज तक नहीं देखा रे। तो क्यों है भारत के लोग इस मंदिर के लिए इतने पैशनेट? क्योंकि देखिए, जैसा कि मैंने कहा, ये मंदिर भारत के एक नए एरा को सिंबलाइज करता है, जो एरा 1000 सालों के बाद भारत में आ रहा है। तो ये क्या एरा है, इसे प्रॉपर्ली समझने के लिए हमें इंडियन हिस्ट्री में थोड़ा सा गोता लगाना पड़ेगा। देखिए, भारत की हिस्ट्री शुरू होती है प्री इस्लामिक एंशिएंट समय से। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भारत का आर्किटेक्चरल और अर्बन प्लानिंग का चमत्कार पहली बार हमें देखने को मिलता है। मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे शहरों में एडवांस प्लानिंग में मॉडर्न शहरों की तरह सड़कों का ग्रिड सिस्टम और सुएज सिस्टम डेवलप किया गया है। इस दौर से भारत की लंबी ट्रेडिंग हिस्ट्री शुरू होती है अलग अलग सिविलाइजेशन से, चाहे मेसोपोटामिया हो, इजिप्ट हो, रोम हो या ग्रीस हो। और इस ट्रेड के थ्रू धीरे धीरे भारत का कल्चर और भारत के जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं जैसे रामायण, ये भी दुनिया के कोने कोने में जाने लगते हैं। जैसे कैम्बोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और मलेशिया, ये देश भी रामायण के ट्रेडिशंस को अपने कल्चर्स में इनकॉर्पोरेट करने लगते हैं। एक एंशिएंट कोरियन टेक्स्ट है सामगुक यूसा, जो
कोरिया के किंग सूरो की कहानी बताता है और इस टेक्स्ट के मुताबिक किंग सूरो की जो पत्नी है वो भारत के अयोध्या से आई थी। तो ये दिखाता है कि कोरिया जैसे देश और भारत जैसे देश के बीच में एंशिएंट कनेक्शंस कितने बने हुए थे। और जिस तरह एंशिएंट समय में रामायण साउथ कोरिया गया था, उस तरह मॉडर्न समय में कोरिया के जो के ड्रामास हैं वो भारत आ रहे हैं और पॉपुलर हो रहे हैं। और मुझे पता है, देखिए, है छुपाने की कोशिश मत कीजिए, मुझे पता है आप में से ऐसे कई लोग हैं जो देखते हैं कोरियन ड्रामा, और शायद जो लोग कोरियन ड्रामास देखते हैं उन्हें लैंग्वेज डिवाइड की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसलिए दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय मिनी टीवी। मिनी टीवी आपका ब्रिज है दुनिया के फैसिनेटिंग के ड्रामास तक। और सबसे अच्छी बात, ये ड्रामास हिंदी में अवेलेबल है मिनी टीवी पर। आप टॉप के ड्रामास जैसे कि टू वर्ल्ड्स अपार्ट, चीयर अप, वेट लिफ्टिंग फेरी, किम बॉक जू, शी वॉज प्रिटी और टेम्पटेड जैसे शोज को मिनी टीवी पर एंजॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेट लिफ्टिंग फेरी, किम बॉक जू, ये सिर्फ एक ड्रामा ही नहीं, इट्स अ जर्नी थ्रू यूथ, फ्रेंडशिप एंड लव। देखिए एक स्पोर्ट्स कॉलेज में किस तरह स्टूडेंट्स अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को नेविगेट करते हैं, फ्रेंडशिप और रोमांस की इंट्रिकेसीज को बैलेंस करने के साथ साथ। और याद रखना, अगर आप के ड्रामास के फैन हैं तो मिनी टीवी पर हमेशा आपको कुछ न कुछ नया एक्सप्लोर करने को जरूर मिलेगा। हर हफ्ते मिनी टीवी पर नए शोज ऐड होते हैं। मिनी टीवी को आप Amazon शॉपिंग ऐप या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, हमारी सिस्टर सिविलाइजेशन के ड्रामों से जुड़िए। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही मिनी टीवी को डाउनलोड कीजिए। तो देखिए, वीडियो पर वापस आते हुए, ये एक ऐसा समय था भारत में जब हमारे बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट थे, चाहे हमारे वेद हो, रामायण हो, महाभारत हो, ये सब डेवलप किए गए थे। उसके बाद भारत में महाजनपद डेवलप हुए थे जो कि धीरे धीरे शक्तिशाली राज्यों में डेवलप हुए। इस पीरियड में भारत ने दो बड़े महान साम्राज्य देखे, मौर्य साम्राज्य और गुप्ता साम्राज्य। गुप्ता साम्राज्य के समय को भारत का गोल्डन एज कुछ हिस्टोरियंस ने कहा है, क्योंकि ये समय कल्चरल, साइंटिफिक और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का समय था। इस दौर में कालिदास जैसे महापुरुष थे जिन्होंने शकुंतला लिखी थी। इस पीरियड में मैथ और साइंस ने भी बहुत प्रगति की थी। आर्यभट्ट जैसे विद्वान ने पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू और पृथ्वी के रोटेशन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। आर्किटेक्चर और एजुकेशन में भी इंडिया ने बहुत बड़े कदम उठाए थे। इसी समय पर नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज को भी डेवलप किया गया था। अजंता एलोरा केव से लेकर भारत के कोने कोने में भव्य और ग्रैंड मंदिर बनाए गए थे। भारत इकोनॉमिकली भी दुनिया में एक पावर हाउस था। एक समय पर दुनिया की 1/3 जीडीपी सिर्फ भारत से प्रोड्यूस की जाती थी। देखिए इस समय पर सब कुछ परफेक्ट भी नहीं था। सिविलाइजेशनली और कल्चरली भारत भले ही एक रहा हो हमेशा से भारत के लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक ज्योतिर्लिंगों को, शक्तिपीठों को और चारों धाम की यात्रा करने के लिए जाते थे। भारत में हमेशा एक सिविलाइजेशन होने की फीलिंग जरूर थी और इंडिया को कई चक्रवर्ती राजाओं ने पॉलिटिकली यूनाइट भी किया था अक्सर। लेकिन इंडिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जो इंडिया को एक लंबे समय तक पॉलिटिकली यूनाइट करके रख सके। उसके ऊपर से भारत में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसी प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही थी। न सिर्फ अपर कास्ट जो लोअर कास्ट के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, बल्कि अलग अलग स्टेट्स के पावरफुल कास्ट एक दूसरे से पॉलिटिकल भिड़ंत भी कर रहे थे, जिसकी वजह से भारत में एक पॉलिटिकल डिसयूनिटी आ गई थी। और अनफॉर्चुनेटली इस पॉलिटिकल डिसयूनिटी का भुगतान आने वाले सालों में हमें ऑलमोस्ट 1000 सालों तक करना पड़ेगा। तब आता है दूसरा एरा, इस्लामिक इन्वेजन्स का एरा। ये पीरियड जो 8वीं सेंचुरी से शुरू होकर रफली 18th सेंचुरी तक जाता है, इसमें अलग अलग इस्लामिक डिनेस्टीज ने भारत पर इन्वेजन किए, जिन इन्वेजन्स ने भारत के कल्चरल, सोशल और आर्किटेक्चरल हेरिटेज पर बहुत गहरा असर डाला। शुरुआत होती है 8th सेंचुरी में जब अरबों ने सिंध पर हमला किया। इसके बाद गजनी के हमले हुए, घुरिद के हमले हुए और फिर फाइनली 13th सेंचुरी में 500 सालों की बहादुर अनप्रेसिडेंटेड रेजिस्टेंस के बाद इस्लामिक इन्वेडर्स ने दिल्ली पर कब्जा किया और दिल्ली सल्तनत पैदा हुई। इस समय पे हमारे कई एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, मंदिरों और यूनिवर्सिटीज को डिस्ट्रॉय किया गया। American historian Will Durant, he called the Islamic conquest of India as one of the bloodiest stories of human history. 3,000 Hindus take their women and children, and then he goes to the Aditya temple there and vandalizes the whole temple, but he does not touch the Aditya Murti. Why? What he does is cow slaughter on a mass scale always happens. So he takes the intestines of cows and garlands it on the मूर्ति। और फिर फाइनली सेंट्रल एशिया से आए मुगलों ने इंडिया में मुगल एम्पायर की स्थापना की, जो मेजर इस्लामिक पावर्स में से सबसे पावरफुल लेकिन आखिरी इस्लामिक पावर भी था। इस समय पर राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी में मंदिर तोड़े गए बाबर और औरंगजेब जैसे सुल्तानों के द्वारा। So all the evidence that we have, the literary accounts written in Arabic, Persian and Urdu say that it was a temple that was destroyed and masjid was built on that, and this last particular text also says
that the Hindus have bribed the officials, government officials, Muslim government officials, and have now started worshipping in Babri Masjid also. और इन लोगों के नाम पर आज भी भारत में सड़कों और शहरों के नाम रखे गए हैं। ये तो वही बात हुई कि बसंती के गांव का नाम आपने गब्बर नगर रख दिया और न्यूयॉर्क सिटी का नाम आपने ओसामा सिटी रख दिया। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। हिंदुओं पे जजिया टैक्स लगाया गया, उनको जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया, उनकी एजुकेशन सिस्टम को दबाया गया, उनके लिटरेचर को बैन किया गया। He was not a good king towards his people either. He strictly tried to enforce the Quranic law, which behoves every devoted Muslim to carry on holy wars against the non-Muslim lands, and he reimposed the jizya tax, a tax non-Muslim people had to pay the government for being non-Muslim. He forbid music, entertainment, and celebrations of other religious festivals. It was just like the current Taliban rule of Afghanistan. No way better than that. He was neither a good king nor a good human. हमें अक्सर सिखाया जाता है कि ये समय जो था भारत के लिए बड़ा अच्छा समय था, क्योंकि इंडिया में कव्वाली आई, बिरयानी आई। मुगल नहीं होते तो बिरयानी कैसे मिलती हमको? इसके बावजूद कि इन लोगों ने इंडिया की और इंडिया के लोगों की इतनी हानि की। ये तो वही बात हुई ना कि आपके घर को कोई लूट के चला गया, आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चोरी करके ले गया, आपके घर वालों को पीट गया, आपके सारे फर्नीचर को तोड़ गया, लेकिन देखो कितना अच्छा आदमी है, हमारे बिस्तर पर जो कपड़े रखे हुए थे उनको फोल्ड कर दिया। सह लेंगे थोड़ा सा। और अगर इतना ही काफी नहीं था तो एक समय पे इंडिया जो दुनिया का एक इकोनॉमिक सुपर पावर हुआ करता था, उसकी इकोनॉमी को भी मुगलों ने डुबाना शुरू कर दिया। अकॉर्डिंग टू ब्रॉडबेरी एंड बिष्णुपुरिया, 1600 से 1800 के बीच में इंडिया की पर कैपिटा इनकम में एक बहुत सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया था। इस पीरियड में मुगल एम्पायर इंडिया में सबसे स्ट्रॉन्ग थी। 1600 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम $682 थी, जबकि 1700 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम गिर के $622 हो गई थी, और 1800 तक इंडिया की पर कैपिटा इनकम गिर के $569 हो गई थी। चलो भैया, इकोनॉमी तो बर्बाद कर दी, लेकिन कम से कम गरीब इंडियन बिरयानी तो खा सकता है शांति से। ये एरा देखिए भारत के लिए एक बहुत ही खराब एरा था। भारत के सभी लोग और पूरा का पूरा भारतीय सिविलाइजेशन बेसिकली सर्वाइवल मोड में था इस पूरे समय। वो तो शुक्र है महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, लचित बोरफुकन, शिवाजी और भारत के कोने कोने में जो इन्यूमरेबल फ्रीडम फाइटर्स थे, जो सैकड़ों सालों तक इस सिविलाइजेशन के लिए लड़ते रहे और इस सिविलाइजेशन को बचा कर रखा, जिसकी वजह से फाइनली मराठा साम्राज्य ने इन घुसपैठियों से भारत को आजाद करवाया। लेकिन एक मुसीबत टली तो दूसरी मुसीबत आ गई। अगला एरा आता है ब्रिटिश राज का एरा। ब्रिटिश राज का एरा बेसिकली मिड 18th सेंचुरी से 1947 के बीच का है। ब्रिटिश राज और इस्लामिक राज में काफी सिमिलैरिटीज थी, लेकिन कुछ बड़े डिफरेंसेस भी थे। इस्लामिक घुसपैठिए जो थे वो भारत के नॉन मुस्लिम कल्चर का और भारतीय सिविलाइजेशन को पूरी तरह से गजवाए हिंद करके खत्म करना चाहते थे और भारत के एक एक इंसान को कन्वर्ट करके इस्लामिक बनाना चाहते थे। हाँ, उन्होंने भारत में लूट भी बहुत मचाई, लेकिन उनके पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी कि भारत को इंडस्ट्रियल स्केल पर लूट सके। Islamic invasions, they've done terrible things to us, but we don't have to forget it. We should not forget it. Also, they stayed and became us, Sadhguru. Huh? They stayed and became us. There were some invaders who came and looted and left. But for many of the people, such as the emperor who built the Taj Mahal, they are us. They are part of our soil, assimilated into our culture. Say, I want you to know, if there was no World War II, British also would have stayed. So that doesn't mean that happened because of their love for you. No, but Sadhguru, they sent everything from here back to England, whereas these people, even whatever they looted, they spent here. There is a difference. That is because it's another time when there were no ships. अंग्रेजों का प्लान थोड़ा डिफरेंट था। अंग्रेजों का सबसे इंपॉर्टेंट गोल था भारत के सभी रिसोर्सेज को और पैसे को लूटना। In the 19th century, the American J.T. Sunderland wrote about the India that the British found when they arrived. India was a far greater industrial and manufacturing nation than any in Europe or Asia. Her textile goods were famous all over the civilized world. So was her exquisite jewelry and her precious stones. So was her pottery, her porcelains and ceramics. So were her fine works in metal, iron, steel, silver, and gold. She had great architecture, equal in beauty to any in the world. She had great merchants, businessmen, bankers, and financiers. She was not only a great shipbuilding nation, but had commerce and trade which extended to all civilized countries. That may seem like heavy-handed praise, but the record does show that pre-colonial India was a dominant manufacturing economy. इंडियन कल्चर को डिस्ट्रॉय करने से उन्हें इस लूट में मदद मिलती और इंडिया को इफेक्टिवली लूटने के लिए भारत के लोगों को कमजोर बनाना जरूरी था। उन्हें फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली कॉलोनाइज करना भी जरूरी था, ताकि अपने देश की लूट में ही
वो अंग्रेजों को मदद करें। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल किया, इंडियन इंडस्ट्री को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया और पूरे की पूरी इंडियन इकोनॉमी को अंग्रेजी इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट बनाया गया। जितनी भी इंडिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, चाहे टेक्सटाइल्स हो, शिप बिल्डिंग हो, ये सारी इंडस्ट्रीज को ब्रिटेन शिफ्ट किया गया। Soon enough, British manufacturers lobbied their government to completely eliminate the competition from the Indian textile industry. See, despite the restrictions imposed on Indian industry, British manufacturers were still finding it difficult to compete with Indian products. Company soldiers were sent to smash Indian looms. According to several different accounts, they even went around breaking the thumbs of weavers so that they could no longer ply their trade. But that's not all. To ensure that the Indian textile industry could not recover, adapt, or innovate itself back into relevancy, the British imposed an absurdly harsh 80% tariff. This had an immediate catch-22 trap effect. Exporting goods from India to the UK was now economically unviable. कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं अंग्रेज बड़े अच्छे थे, उन्होंने रेलवेज बना के दी हमें। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अबे घंटा, अबे रेलवेज उन्होंने हमारे लिए थोड़ी बनाई थी यार। That the British Empire was more about Britain than about India. The great symbols of empire in India, such as the country's rail system, were built for the benefit of the British rather than for Indian citizens. और अंग्रेजों की पॉलिसी की वजह से भारत में रेगुलरली सूखा पड़ने लगा और लाखों लोगों की जान जाने लगी। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को भी पूरी तरह से बर्बाद किया गया और उसको हटाकर यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम से रिप्लेस किया गया, जिससे कि अंग्रेजों ने मल्टीपल जनरेशंस क्रिएट किए ऐसे इंडियंस के जो पूरी तरह से मेंटली कॉलोनाइज हो चुके थे और अंग्रेजों के गुलाम बन चुके थे। और अनफॉर्चुनेटली जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली तो भारत की बैकडोर इन्हीं मेंटली कॉलोनाइज स्लेव्स के हाथों में दे दी गई, जिससे भारत का चौथा एरा आता है 1947 टू 2014 का, यानी मेंटल गुलामी का एरा। अगर इंडिपेंडेंस के बाद भारत के लोगों ने सोचा होगा कि अब हमारे देश की हालत बेहतर होने वाली है, तो आई एम श्योर वो उसी तरह डिसअपॉइंटेड हुए होंगे जिस तरह वो लोग डिसअपॉइंटेड हुए थे जिन्होंने आदि पुरुष का फर्स्ट डे फर्स्ट शो टिकट खरीदा था। तब दृश्य देखना मुझे नहीं लगता कि किसी को पसंद आएगा। कांग्रेस ने इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एक कैपिटलिस्ट सिस्टम के बजाय एक सोशलिस्ट सिस्टम चुना, जिससे इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही स्लो हो गई। इंडिया की इकोनॉमी को 1 बिलियन इकोनॉमी बनने में 67 ईयर्स लग गए। और नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो भैया इंडिया की गवर्नमेंट देश के टुकड़े दूसरों को ऐसे बांटने लगी जैसे कि कोई टेक यूट्यूबर गिव अवे कर रहा हो। जब पाकिस्तानियों ने कश्मीर पे अटैक किया तो नेहरू जी ने सीज फायर करवा के आधा कश्मीर पाकिस्तानियों को दे दिया। 1962 में अक्साई चीन चाइना को दे दिया। नेपाल को इंटीग्रेट करने का चांस था हमारे पास, लेकिन नेहरू जी ने मना कर दिया। और अगर कल्चरल साइड पे देखें तो ये भी एक बहुत डार्क समय था भारत के लिए। आज की जो पार्टी है जिन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के इनविटेशन को डिक्लाइन किया और कहा कि रिलीजन पर्सनल मैटर है, पॉलिटिक्स और रिलीजन को मिक्स नहीं करना चाहिए, ये पार्टी है जिन्होंने हिंदूज के रिलीजियस लॉज को रिफॉर्म किया था लेकिन मुस्लिम्स के रिलीजियस लॉज को टच भी नहीं किया था। हिंदूज के मंदिरों को इन्होंने हड़पा था लेकिन मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को पूरी खुली छूट दे रखी थी। हिंदूज के कल्चरल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ये लोग सपोर्ट नहीं देते, उन पर पाबंदियां लगाते हैं, लेकिन ये पाबंदियां मुस्लिम और क्रिश्चियन एजुकेशनल और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस पर नहीं लगी हुई थी। उसके ऊपर से पॉलिटिक्स और रिलीजन को सेपरेट रखते हुए इस गवर्नमेंट ने वक्फ एक्ट भी पास किया था, जिसमें कई फार रीचिंग पावर्स इस्लामिक वक्फ बोर्ड को दी गई थी। इन पावर्स की वजह से वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को अपना क्लेम कर सकती है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं कर सकता। 2014 में भी इलेक्शन रिजल्ट्स के पहले कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को दिल्ली की प्राइम लोकेशंस की 123 प्रॉपर्टीज गिफ्ट की थी। पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने शाहबानो नाम की एक मुस्लिम औरत के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बजाय इस्लामिक पेट्रियार्की को सपोर्ट करने का डिसीजन लिया था। कई बार ये कोशिश की गई कि हिंदू और मुस्लिम आपस में समझौता करें और मुस्लिम समझे कि ये मंदिर हिंदुओं के लिए कितना जरूरी है और खुशी खुशी ये मंदिर हिंदुओं को बनाने दें। एक समय पर 1990s में ऐसा होने भी वाला था, लेकिन हमारे देश के जो सबसे एमिनेंट हिस्टोरियंस थे वो हिंदू और मुसलमानों में प्यार कैसे देख सकते थे? ये तो अलाउड नहीं है इंडिया में। बट वी वेर फ्रॉम द रिसर्च टीम, सो वी वेर गिवन फ्री एंट्री एंड एक्सिट ऑल्सो। आई वेंट इनटू द साइट एंड आई सॉ इनसाइड द मॉस्क देयर वर 12 pillars of temple pillars at that time. Now the question comes, how would you say these are temple pillars? That will be having Purna Kalasha motif on the lowest part. This is one of the Ashtamangala Chinnas, 8 auspicious symbols in Hinduism. तो इस तरह से भारत में रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग रखा गया था। रिलीजन और पॉलिटिक्स को भारत में अलग रखने की जो बात है ना, ये एक नंबर का झूठ है। ये वैसा ही झूठ है जैसा झूठ आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं। जब आपके फ्रेंड्स आपसे पूछते हैं भाई तू कहाँ है, तू कब पहुंचने वाला है इधर, तो आप मैसेज करते हैं कि बस भाई मैं ऑटो में बैठ गया हूँ, मैं आने ही वाला हूँ, जबकि आप अभी बिस्तर में पड़े हैं, आपने नहाना भी नहीं शुरू किया और आपका कोई प्लान नहीं है वहां पे टाइम पे पहुंचने का। लेकिन फिर
आता है एक डिफरेंट एरा, 2014 टू 2024 का एरा, जिसे मैं एरा ऑफ चेंज कहता हूं। इसमें भारत में एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज होता है और नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है बीजेपी, उन्होंने हमेशा से अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर को बनवाना, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन करना और नेशनल सिक्योरिटी को अपहोल्ड करना रखा हुआ था। और इलेक्शन जीतने के बाद बीजेपी ने इन सारे प्रोमिसेस पर अमल करना शुरू किया, सीएए भी पास करवाया। भारत की जो दुनिया की तरफ एटीट्यूड थी उसमें भी चेंज आना शुरू हुआ। एक टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, भाई जो देश हमारे देश पर टेरर अटैक कर रहा है उन्हीं के साथ मिलकर एंटी टेरर के स्टेटमेंट्स निकलवाते थे और पूरी दुनिया में हमारे देश की बेइज्जती करवाते थे। We kept watching on the TV helplessly the whole country getting humiliated by just a handful of terrorists, and within 9 months of that our Prime Minister and Pakistan Prime Minister, they meet in Sharm el Sheikh in Egypt and they signed a joint communique. We are, both countries are victims of terrorism. We should try it. 2008 मुंबई टेरर अटैक्स के बाद हमारे देश ने कोई एक्शन नहीं लिया कि भाई कहीं अमन की आशा पे कोई आंच ना आ जाए, लेकिन 2014 के बाद मामला बदला, नेशनल सिक्योरिटी तगड़ी की गई। भारत ने डिसाइड किया कि अगर हम पे कोई हमला करेगा तो हम उनके घर में घुस के मारेंगे। इस्लामिक और नक्सल दोनों तरह के जो टेरर अटैक्स हैं वो बहुत कम हुए हैं। एक ऐसा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट डेवलप किया गया जहां पर प्रो इंडिया मूवीज बन सकें। जब एक समय पर इंडिया को कास्ट के नाम पर बांटा जाता था, वहां पर हिंदुत्व लाया गया जो उन्हीं कास्ट बैरियर्स को तोड़ रहा है। और हिंदुत्व मूवमेंट की सक्सेस में और कास्ट बैरियर्स को तोड़ने में राम जन्मभूमि का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ट्रिपल तलाक हटाया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बातें हो रही हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया। भारत इस समय पर दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना। आज ओपनली पीओके को वापस लेने की बातें की जा रही हैं। टारगेटेड स्कीम्स के थ्रू लाखों करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर लाया गया। और जो उपलब्धियां 2014 टू 2024 के बीच में हुई हैं, उस वजह से आज जो ये राम मंदिर बन रहा है, ये हमें भारत के एक नए एरा में ले जा रहा है, जिस एरा को मैं कहता हूं द सेल्फ कॉन्फिडेंट एरा। श्री राम का पहला वनवास 14 साल का था, लेकिन उनका दूसरा वनवास 500 साल का रहा है। ना सिर्फ 500 साल का वनवास खत्म करके महाराजा धीराज श्री राम घर वापस आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो राम मंदिर बन रहा है, ये एक सिंबल है भारत के लोगों की मेंटल गुलामी के टूटने का। जो गुलामी अंग्रेजों के अंदर हमने 100 साल तक सही और अपने लोगों के हाथों हमने 65 साल तक सही, जिसमें हम अपने धर्म से, अपने कल्चर से दूर होते रहे, उस गुलामी के खत्म होने का ये सिंबल है। आज भारत के लोग अनअपॉलोजेटिकली अपने धर्म से खुशी खुशी जुड़ रहे हैं। एक 8000 साल पुरानी सिविलाइजेशन जिसे 3 बार ध्वस्त करने की कोशिश की गई है, एक बार इस्लाम के हाथों, एक बार अंग्रेजों के हाथों और एक बार अपने खुद के लोगों के हाथों। जिस सिविलाइजेशन पे पिछले 1000 सालों में अनगिनत अन्याय हुए, राम मंदिर हमें दिखाता है कि वो सिविलाइजेशन ना सिर्फ सरवाइव कर रहा है, बल्कि अब एक नए कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया के आगे आकर खड़ा है। राम मंदिर उस सिविलाइजेशन की बढ़ती सेल्फ कॉन्फिडेंस और ताकत का प्रतीक है। और ये सिविलाइजेशनल और कल्चरल सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, वो भारत को एक नए एरा में ले जाएगा, जहां भारत एक वर्ल्ड पावर होगा। इसी बात को हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी यूएन में एक्सप्लेन किया था। न्यू इंडिया under the visionary and dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi is a confident and resurgent society. Its agenda for our centenary will be achieved through the 5 pledges that we committed to on our Independence Day. उन्होंने यूएन के सामने भारत के अगले 25 साल के 5 प्लेज रखे थे। पहला प्लेज था भारत को एक सुपर पावर बनाना। We are resolved to make India a developed country in the next 25 years. ये देखिए, हवाबाजी नहीं है जैसे कि आपका दोस्त करता है जब आप पार्टी में जाते हैं उसके साथ, और वो कहता है कि देख यार मेरे को कल बहुत काम है, मैं एक ही ड्रिंक करूंगा, और आधे घंटे के बाद वो शर्ट उतार के चिकनी चमेली पे डांस कर रहा होता है और आपको कहानियां सुनाता है कि कैसे वो पर्सनली कटरीना कैफ को जानता है। नहीं नहीं साहब, ये हवाबाजी नहीं है। इस क्लेम के पीछे हार्ड डेटा है। दीपक बागला जो एमडी और सीईओ है इन्वेस्ट इंडिया के, उन्होंने एक्सप्लेन किया है। The most unprecedented transformation in the history of the free world is what India is going through today. Total FDI I have received in my history from 1947 has been about $950 odd billion. 532 of them has come in the past 90 months. It's come from 162 countries. It's a global record. 8 consecutive years from 2015, we set up a new FDI record for ourselves every year. My GDP today of 3.5 trillion. The first trillion took me 67 years. The second trillion took me 8 years. The third trillion took me 5 years.
Are you seeing where I'm progressing? और लोगों ने भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को नोटिस और एक्सप्लेन किया है। No power on earth can stop India from becoming a $35 trillion economy by 2047. Well, I think what's vanished is the sense that you can never do anything about India's infrastructure, which I remember being told repeatedly 20 years ago. And that turns out not to be true. You know, we now have India having leapt forward in fintech with a national system of payments that is really the envy of many countries in the Western world. दूसरा प्लेज है कि भारत अपने colonial mindset से दूर होगा। We will liberate ourselves from a colonial mindset. This means reformed multilateralism and more contemporary global governance. आज जो प्रो इंडिया मूवीज बन रही हैं, जो प्रो इंडिया इंटेलेक्चुअल्स पूरे भारत में फेमस हो रहे हैं, जैसे जयसाई दीपक, विक्रम संपत, संजीव सान्याल, हिंदुत्व सिर्फ पॉलिटिकली ही नहीं बल्कि कल्चरली भी सक्सीड कर रहा है। कास्ट बैरियर्स टूट रहे हैं, भारत के यंग लोग हिंदुत्व से जुड़ रहे हैं। राम मंदिर का बनना इस कॉलोनियल माइंडसेट के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। और जैसे कर्मा में डॉक्टर डैंग को थप्पड़ पड़ा था, उसी तरह राम मंदिर के बनने से उस कॉलोनियल माइंडसेट के मुंह पर जो थप्पड़ पड़ा है, उस थप्पड़ की गूंज बहुत दूर तक जाएगी। तीसरा, भारत अपने सिविलाइजेशनल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करेगा और ग्रो करेगा। Our rich civilizational heritage will be a source of pride and of strength. आप देखिए कैसे राम मंदिर की जजमेंट के बाद से स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस की सर्च में मेक माई ट्रिप पर 97% की ग्रोथ हुई है। मेक माई ट्रिप पर अयोध्या की जो सर्चेस थी 1806% बढ़ी है राम मंदिर की इनॉग्रेशन की अनाउंसमेंट के समय से। लोग एक्चुअल खुशी खुशी स्पिरिचुअल टूरिज्म इतना कर रहे हैं। आप देखिए कि किस पेस से भारतीय गवर्नमेंट भारत की टेम्पल इकोनॉमी को डेवलप कर रही है। चाहे काशी धाम हो, चाहे उज्जैन कॉरिडोर हो, राम मंदिर कॉरिडोर हो, केदारनाथ प्रोजेक्ट हो, चार धाम प्रोजेक्ट हो, कश्मीर के अलग अलग मंदिरों को रीबिल्ड किया जा रहा हो, भारत की टेम्पल इकोनॉमी की पोटेंशियल को फाइनली अनलीश किया जा रहा है। मंदिरों को दोबारा भारत के जो अर्बन सेंटर्स हैं उनका हार्ट बनाया जा रहा है। मंदिरों को दोबारा हमारे शहरों का कल्चरल, आर्किटेक्चरल और स्पिरिचुअल सेंटर बनाया जा रहा है। चौथा प्लेज है ग्लोबल यूनिटी का। We will promote greater unity and solidarity. This expresses a coming together on global issues such as terrorism, pandemics or the environment. और पांचवा प्लेज है ग्लोबल ड्यूटीज का। We will instill consciousness and of duties and responsibilities. This applies to nations as much as it does to citizens. भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और रेसिप्रोसिटी में विश्वास करता हुआ आया है। जैसे जैसे इंडिया की ताकत बढ़ेगी, जैसे जैसे इंडिया वर्ल्ड स्टेज पर और भी इन्फ्लुएंशियल बनेगा, वैसे इंडिया भी डिमांड करेगा कि वेस्टर्न देश आज हमको वैसे ट्रीट नहीं कर सकते जैसे पूरी दुनिया पाकिस्तान को ट्रीट करती है। हम आज 75 साल बाद आज कशकोर लेके फिर रहे हैं। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। अगर आप इंडिया से अच्छी ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आपको भी इंडिया को सही तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। और इंडिया वेस्टर्न पावर्स, इस्लामिक पावर्स और चाइना की तरह नहीं होगा। इंडिया उनसे अलग होगा। एक पावरफुल इंडिया दुनिया के लिए एक अच्छी चीज होगी। वेस्टर्न देश, चाइना और इस्लामिक पावर्स जो थी वो जब पावरफुल बन रही थी, उसका मतलब था कि दूसरे देशों को, दूसरे सिविलाइजेशन को कमजोर होना पड़ेगा। इसे जीरो सम गेम कहा जाता है। लेकिन इंडिया अलग है। इंडिया बढ़ेगा तो दूसरों को साथ लेकर बढ़ेगा। इसे पॉजिटिव सम गेम कहा जाता है। सभी साथ काम करके, एक दूसरे की मदद करके साथ बढ़ोतरी कर सकते हैं। ये है इंडिया की फिलॉसफी। इंडिया चाहता है कि पूरे के पूरे ग्लोबल साउथ को दुनिया की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए। ग्लोबल साउथ दुनिया की डेवलपिंग कंट्रीज को कहा जाता है, जिन्हें एक समय पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी कहा जाता था। और इंडिया सिर्फ ये बोल नहीं रहा है, इंडिया वॉक्स द टॉक एज वेल। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। तो ये है 2024 का एक कॉन्फिडेंट इंडिया। ये है इंडिया जो आने वाले अगले 25 सालों के एरा में एक मेजर प्लेयर बनने वाला है दुनिया में। और हाँ, इंडिया का ये जो कॉन्फिडेंस है, ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकत से भी आया है। लेकिन बिना एक कल्चरल और सिविलाइजेशनल सेल्फ कॉन्फिडेंस के हम इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज नहीं ले पाते। लेकिन आज हमारे पास वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और मेरी आशा है कि इस सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से जो जयशंकर ने प्लान बताया है कि अगले 25 साल में इंडिया एक सुपर पावर बनना चाहता है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस इंडिया को उसके सुपर पावर एरा में लेकर जाए, उसके विश्व गुरु एरा में लेकर जाए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए राम मंदिर क्या मीन करता है?
नीचे अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ना चाहता हूं कि आपके लिए व्हाट डज द राम मंदिर मीन। बाकी गाइस, अगर आपने शाम शर्मा शो के पॉडकास्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैंने हाल में ही आनंद रंगनाथन से राम मंदिर के बारे में एक लंबा डिस्कशन किया है। राम मंदिर से रिलेटेड कुछ मेल्टडाउन्स और हॉट टेक्स पे भी उनका रिएक्शन लिया है। तो अगर आप उस बहुत ही एंटरटेनिंग पॉडकास्ट को देखना चाहते हैं तो पॉडकास्ट लिंक पर क्लिक करें और उसे जरूर चेकआउट करें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको 1 किलो प्रणाम। और हाँ, राम मंदिर की इनॉग्रेशन की खुशी में अगर आपने शाम शर्मा शो का रामायण थीम्ड मर्च नहीं चेकआउट किया तो क्या कर रहे हैं यार, कड़क मर्च के लिंक पर क्लिक कीजिए। शाम शर्मा शो का रामायण थीम, वॉरियर श्री राम थीम्ड और वॉरियर हनुमान थीम जो मर्च है उसको चेकआउट करें। अगर आपको पसंद है तो राम मंदिर की इनॉग्रेशन को सेलिब्रेट करने के साथ साथ शो को भी सपोर्ट करें।